नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय अध्याय बिहारी लाल को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहारी रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं और जिस तरह से बिहारी के ऊपर शोध कार्य हुए हैं, जिस तरह से बिहारी के एकमात्र ग्रंथ बिहारी सत्सय पर शोध कार्य हुए हैं, वह उन्हें रीतिकाल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय कवि की उपाधि भी जो है उन्हें प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में बिहारी के कई सारे पद आपने पढ़े होंगे और उन पदों के आधार पर बिहारी की कई सारी विशेषताएं आप लोगों को पता लगी होगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रीतिकालीन काव्य को हम तीन भागों में, महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करके देखते हैं, जिसमें एक जो है रीतिबद्ध काव्य है, एक रीति मुक्त काव्य है और तीसरा जो काव्य है जिसे हम रीति सिद्ध काव्य कहते हैं। इस रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि बिहारी हैं। तो मित्रों, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम है, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है और उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। दोहा है ना, आप जानते हैं, दोहा एक जो है 4 चरणों का छंद है, 2 पंक्तियों का छंद है ना। 11-13 की मात्राओं से जो है 13-11 की मात्राओं से दोहा बनता है और इस छोटे से छंद में भावों का एक उद्दाद सागर जो है बिहारी ने जिस प्रकार से समाहित किया है, उससे वह उन्हें जो है रीतिकाल का सबसे विशिष्ट कवि बनाता है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न, रस प्रवण, मेधावी कवि थे। उनकी अकेली कृति बिहारी सत्सई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। बिहारी की एकमात्र कृति हमें उपलब्ध होती है बिहारी सत्सई, और वही एकमात्र कृति जो है बिहारी को सबसे लोकप्रिय, सबसे विशिष्ट, सबसे महत्वपूर्ण कवि जो रीतिकाल का बना देती है। बिहारी के अगर जीवन व्रत के बारे में अगर हम बात करें तो विद्वानों में मतैक्य नहीं है। सभी विद्वान जो है ये, तथापि सामान्य रूप से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ था तथा उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस प्रकार है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव तथा केशव राय क्रमशः इनके गुरु और इनके पिता है माने जाते हैं। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए। मथुरा में इनके ससुराल थी। बिहारी के आराध्य कृष्ण थे। वे दरबारी कवि थे तथा उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं की से वृत्ति मिला करती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जयपुर आमेर के राजघराने, खासकर जो है महाराजा सवाई जयसिंह के दरबारी कवि के रूप में बिहारी की ख्याति है ना। और जो है बिहारी की पत्नी भी कुशल कवित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता था और उनकी भेंट महात्मा नरहरि दास से हुई थी। बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था। बिहारी को जो काव्य परंपरा में हम बिहारी को देखते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति बिहारी को अपने बुंदेलखंड में रहते हुए ही प्राप्त हुई थी। विवाह के अनंतर कभी बिहारी मथुरा आ गए। यहाँ वे अपने ससुराल में स्थायी रूप से रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर वह आगरा गए थे। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया और वहीं से बिहारी जयसिंह के यहाँ पहुंचे। जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह से मिलने पर बिहारी को पता लगा कि महाराज तो नव विवाहिता रानी के प्रेम पाश में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विरक्त हो गए हैं, राज कार्य से विरक्त हो गए हैं, और यही कारण है कि ऐसी दशा देख करके उन्होंने निम्नलिखित दोहा लिख करके सवाई जयसिंह जी के पास भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली से ही बंध्यो, आगे कौन हवाल।
और इस अन्योक्ति को सुन करके, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजा के ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ा और वो राजमहल से बाहर निकल करके पुनः राज्य कार्य में, प्रजा कार्य में व्यस्त हो गए। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू सा प्रभाव उत्पन्न हुआ। इस दोहे का जो हुआ कि वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। महाराज की आज्ञा से ही बिहारी लाल ने दोहों की रचना आरंभ की। सच से ही उन्हीं दोहों की संग्रहित ग्रंथ का नाम है। जो दोहे हैं उसी जो है दोहों के संग्रहण का नाम ही जो है, जो दोहे बिहारी ने आमेर राजघराने में रहते हुए लिखे हैं, उन्हीं दोहों का नाम नीति, भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे भी इस सत्सई में है ना। यद्यपि जो है हम सब जानते हैं कि बिहारी को जो है रीति काल की एक प्रमुख विशेषता है लक्षण ग्रंथों की रचना करना, और जिन और रीति काल का नामकरण भी इसी आधार पर हुआ है कि जिन कवियों ने उस काल में रीति अर्थात लक्षण ग्रंथों के लिखने की परंपरा, लक्षण ग्रंथों को लिखने की रीति जो है कवियों के द्वारा प्रारंभ की गई, और उस रीति को पालन करने वाले लोग ही जो है उसी के नाम से, रीति के नाम से ही जो है ये रीति काल को हम जानते हैं। और जिन लोगों ने इससे विरक्त होकर के रचनाएं की, रीति लक्षण ग्रंथों से विरक्त होकर रचनाएं की, वो रीति मुक्त के नाम से जानते हैं। और ये एकमात्र कवि बिहारी हैं जो रीति सिद्ध कवि है। क्यों? क्योंकि जो बिहारी की जो सत्सई है उसमें हमें रीति सिद्धता के, रीति की परंपरा के अनुकूल लक्षण ग्रंथों के लिखने की जो है प्रधानता भी मिलती है, और वे जो है चूंकि रीति से बंधे हुए भी नहीं है इसलिए रीति मुक्त भी है और रीति बद्ध भी है, इसलिए उनको जो है रीति सिद्ध नाम दिया गया है। इसी प्रकार जो है अगर आप जो है अगर सत्सई की अगर हम परंपरा करें, सत्सई की जो है अगर हम परंपरा का उल्लेख करें तो बिहारी से पूर्व भी अनेक कवियों ने दोहों के श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति कर चुके हैं, जिनमें उल्लेखनीय है पहला कृपाराम हित तरंगणी संवत 1593 ईस्वी, मनोहर स्फुट दोहे 1620 विक्रम संवत, रहीम सत्सई 1660 ईस्वी, मुबारक अली शतक तिल शतक 1660 संवत 1660, रसखान प्रेम वाटिका संवत 1671, रसनिधि की रत्नहजारा 1669 से 1717 विक्रम संवत तक इन कवियों ने दोहों में उत्कृष्ट भावों की व्यंजना करके इनकी लोकप्रियता में भी वृद्धि कर दी थी। तो दोहा ऐसा नहीं है कि दोहे को जो है पहली बार बिहारी नहीं अपनाया हो, बिहारी से पूर्व भी जो है कई ऐसे जो है हमारे जो हम जित कृपाराम है, रहीम है, रसखान है, और भी कई सारे जो है उस काल के लोग कविगण हैं जिन्होंने दोहे को अपनाया और दोहे में अपनी अभिव्यक्ति की। मुक्तक काल के रूप में बिहारी की प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बड़े आलोचक की टिप्पणी बिहारी के लिए कि एक मुक्तक कविता में बिहारी रीति काल के कवि होते हुए भी रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन चूंकि उनके बिहारी सत्सई में लक्षण ग्रंथों की भी नायक नायिका भेद है ना, जो है श्रृंगार रस का जो है श्रृंगार रस उसमें मिलता है। इस प्रकार से जो है वो रीति जो है बद्ध भी है और रीति सिद्ध भी है। तो मुक्तक काल के रूप में बिहारी के भीतर जो है दोहा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। हमारे विचार से बिहार की कविता में गुणों के साथ साथ दोष भी विद्यमान है, अतः उनका महत्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए। हमारे विचार में किसी भी मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते हुए 7 मुख्यतः इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हुआ हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हों। दूसरी जो विशेषता है वह है कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो वह छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना सके। तीसरी जो विशेषता है कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो वह छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना सके। मुक्तक काल में कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए। जो मुक्तक छंद लिखते हैं उनमें कल्पना की समाहार शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। चौथी जो भाषा शैली में समाज गुण का होना आवश्यक है। पांचवा जो विशेषता है कवि को व्यंग्य प्रयोग में दक्ष होना चाहिए। भाषा में कोमलता,
सरसता, प्रवाह का गुण होना चाहिए और साथ ही साथ अंतिम जो विशेषता मुक्त कृति में है वह शब्द योजना में नाद सौंदर्य हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। बिहारी सतसई की अगर हम उपर्युक्त विशेषताओं के आलोक में अगर जो है हम उसकी समीक्षा करें, उसकी आलोचना करें, तो हमें पता लगता है कि बिहारी सतसई में इनमें से अधिकतर गुण विद्यमान है। बिहारी सतसई में इनमें से अधिकतर गुण विद्यमान है। तो जिस प्रकार से जो है उन्होंने विषयानुकूल और प्रसंगानुकूल जो है उन्होंने ऐसी भावनाओं का चुनाव किया है जहाँ पर मुक्तकार को अपनी बात करने के लिए पर्याप्त जो है स्थान मिलता है, पर्याप्त विस्तार मिलता है। इसी तरह से जो है मुख्यतः नायक नायिका के प्रेम और श्रृंगार की व्यंजना को लक्ष्य बनाया है। मुक्तक में रस के सभी अवयवों की नियोजना एक साथ नहीं हो सकती, अतः उसमें ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखते। श्रृंगार रस में वह गुण विद्यमान है। प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की झलक, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की कोई मनोदशा, उसकी एक उक्ति, इसमें भी किसी एक ही चित्र के से पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान करके बिहारी ने उचित ही किया है, किंतु साथ ही अनेक विषयों का समन्वय करने की लालसा ने उनके काव्य के अनेक विरोधी भावों से ग्रसित कर दिया। वे एक दोहे में रमणी की मधुर छवि का आस्वादन करते हैं तो दूसरे में तीय छवि की घोर भर्त्सना में लीन हो जाते हैं। एक और विपरीत रति का चित्रण करते हैं तो दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। कई हास्य की हल्की मुस्कान है तो कई नीति के कठोर तथ्यों की गंभीरता है। यही कारण है कि बिहारी के काव्य की मूल भावधारा का भाव रूप से आगे नहीं बढ़ पाती, वह अनेक स्थानों पर विच्छिन्न होकर के सूखती हुई सी इधर उधर भटक करके लुप्त हो जाती है।